नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये ध्रुव राठी की सोच और उनकी समझ को लेकर सवाल तो बहुत पहले से उठ रहे हैं। अभी आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ग्रेवाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो अलग है। लेकिन क्या जर्मनी में रहने के चलते कहीं ना कहीं वो अ, हिटलर के सिंपैथाइजर हैं और कम्युनिस्ट विरोधी हैं? मसलन कि वो मार्क्सवाद को लेकर उनकी समझ ही एकदम कहा जा सकता है कि बहुत नासमझी भरा है, और समझना भी नहीं चाहते हैं कार्ल मार्क्स के योगदान को। और तो फिर मार्क्स को बात को क्या समझेंगे जी? देखिए, जो बातें होती है ना और सोशल मीडिया में जो लोकप्रियता का पैमाना है, इसीलिए कहते हैं कि जो चर्चा भी होती है कि सोशल मीडिया की जो विश्वसनीयता को लेकर के जो बातें उठती है ना, उसका आधार यही होता है कि भाई व्यूअर्स बहुत हो जाएं, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसलिए लोग सुन रहे हैं। तब तो ध्रुव राठी के मुकाबले गांव में बैठे एक छोटा छोटा रील को देखिए, कितने कितने व्यूअर्स होते हैं और तमाम बातें होती है। तो क्या मान लिया जाए कि वो जो कुछ कर रहे हैं कह रहे हैं तमाम चीजें सही है? क्योंकि हम मार्क्स की बात करते तो ध्रुव राठी का तकरीबन 1.5 साल कवल वो अलग अलग विषयों पर सीरीज चलाते हैं, जैसे पूंजीवाद पर, मार्क्सिज्म पर, अलग अलग जो है उसका उस तरीके से। तो उसमें जो उन्होंने कम्युनिज्म की बात की थी, उसमें उन्होंने उल्लेख किया था मार्क्स का, उसके बाद लेनिन का, स्टालिन का, खास करके यूएसएसआर के संबंध में, जो उस समय का संयुक्त जो रसिया होता था, रसिया की बात कर रहे थे। अब तो उसका विभाजन हो गया गोरबाचेव के बाद, जो बातें स्थिति बदली। तो तुलना कर रहे थे जिस रूप में, तो बता रहे थे कि कम्युनिज्म जो है फेल हो गया, उसको सेंटर बना रहे थे तो सोवियत संघ को, और फिर वहां के हवाले से बता रहे थे कि जो कम्युनिज्म है खत्म हो गया। जबकि इस मामले में जो आम राय है, जो मार्क्सिज्म को समझते हैं, उनका यह मानना है कि जो मार्क्सवाद की बातें हैं और जो कम्युनिज्म की बातें हैं, वो तो रूस में हुआ ही नहीं ना। जो जो सैद्धांतिक रूप से वो तो चल रही थी एक प्रक्रिया, वो प्रक्रिया बीच में दम तोड़ गई। तो किसी चीज को आप मान लीजिएगा कि वो जो सिद्धांत है वो नहीं चला, तमाम चीजें तब होगी ना जब प्रायोगिक रूप से वो धरातल पर उतरेगी। जब वो धरातल पर उतरा ही नहीं तो सिद्धांत फेल कैसे हुआ? जैसे भी कह रहे थे कि रूस के परिप्रेक्ष्य में, तो वहां कह रहे थे कि जारशाही का अंत हुआ और जो व्यवस्था आई, उस व्यवस्था में तुरंत बता रहे हैं कि वहां जबरन नियम थोपे गए, जनता के साथ सख्ती की गई, लोगों को जेल में डाला गया, यह किया गया वह किया गया। तो वहां संदर्भ समझने की जरूरत है कि जो वहां सैकड़ों वर्ष की जारशाही को खत्म करके जो एक आंदोलन हुआ और जो गुलबंदी हुई, उसके बाद स्वाभाविक रूप से किसी देश में व्यवस्था बदलती है। तो व्यवस्था बदलती है तो उसका तो दुनिया के स्तर पर असर होता है ना। जो आप भारत के देखेंगे कि कांग्रेस के जमाने में जिस तरीके से माने विश्व बिरादरी में गुलबंदी थी रूस से नजदीकी, आप उस दौर में देखिए कांग्रेस के जमाने में नेहरू से लेकर इंदिरा या बाद के कुछ दिनों तक। आप भारत में ही देखिए, बहुत दूर छोड़ दीजिएगा तो हम लोग बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं। आप बरौनी फर्टिलाइजर देख लीजिए, रिफाइनरी देख लीजिए, आप एचईसी देख लीजिए, आप बोकारो सेल देख लीजिए। आज के तारीख में भी रांची में रसियन हॉस्टल है। रसियन हॉस्टल क्यों आबाद है? क्योंकि भारत के रसिया से मधुर संबंध थे और उसने अपनी टेक्नोलॉजी दी भारत को, जिस रूप में, जिन शर्तों पर, जिस तरीके से दी, आसान शर्तों पर दी, भारी दी, इसकी व्याख्या हो सकती है। खुद यहाँ इंजीनियर दिया, तमाम चीजें दी, उसको स्थापित किया, आगे बढ़ाया। बाद के दिनों में जब देश में सत्ता बदली तो स्वाभाविक रूप से इधर उधर झुका हुआ, तो दुनिया के स्तर पर संबंध भी
पुराने संबंध बने, नए संबंध बिगड़े, नए बिगड़े, पुराने बने, जिस तरीके से बातें हुई। तो जारशाही का जब खत्म हुआ और उसमें जब नई व्यवस्था आई, तो दुनिया का भी दबाव था, अपनी शर्तें, आइए मेरे साथ आइए, उनके साथ जाइए। उसके बाद चूंकि जारशाही का खत्म हुआ था, तो जारशाही से जो हमदर्दी रखने वाले लोग थे, वो तो रूस से कहाँ चले गए थे, वो तो बाहर नहीं चले गए थे। तो स्वाभाविक है जो नई व्यवस्था आई है, तो उसको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उससे चूंकि असहमति रखेंगे, तो एक बहुमत बनाने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ नया हो रहा है उसमें जनहित नहीं है, तमाम चीजें नहीं है। कोई आंदोलन ही खड़ा होता है तो गलबंदी होती है। आप देखते हैं कि आंदोलन से फिर लोग अलग ही होते हैं। आप देखिए कि अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, तो दिल्ली में लोकपाल को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, तमाम चीजें थी, अन्ना हजारे का चेहरा सामने था, सब लोग थे उसमें। केजरीवाल को भी देखे, किरण बेदी को भी देखे, उसमें बाबा रामदेव भी थे, भाजपा के भी लोग थे, विभिन्न विचारधारा के लोग थे। लेकिन जब आंदोलन खत्म हुआ और जब फिर उसके लाभ हानि का गणित बिठाया गया, तो जो लेने की होड़ मची, केजरीवाल अलग हो गए, वही किरण बेदी जो साथ में थी वो भाजपा के साथ आकर के भाजपा का चेहरा बनी। आज उनके साथ कौन कुमार विश्वास कवि होते हैं, वो अलग हो गए, अपना विभिन्न जगह घूम रहे हैं, विभिन्न रूप से घूम रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। तो जब कोई व्यवस्था बदली है, जो कोई नया शासक आया है, जो सत्ता परासीन है, उसको जब नए सिरे से व्यवस्था करनी है, तो व्यवस्था करनी है तो जरूरी नहीं है कि जो कुछ कह रहा है उससे सब लोग सहमत हों, लेकिन वह जरूरी भी है करना। तो थोड़ी सख्ती तो होगी ना। उस सख्ती को आप तानाशाही कैसे मान लेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। आप जब देखिए कि लेनिन के बाद तुरंत स्टालिन जब आए, तो स्टालिन का क्या हुआ था, वहां तो आपस में भी संघर्ष हुआ था ना, तमाम बातें थी। तो इस तरीके से, और इनका निष्कर्ष यह था कि कम्युनिज्म फेल हो गया दुनिया के स्तर पर। उसका उदाहरण दे दीजिए, चीन का उदाहरण दे दीजिए। अरे जो वामपंथी लोग हैं, जो मार्क्स को समझते हैं, मार्क्सवाद को समझते हैं, वह तो यह मानते ही नहीं है कि कभी रूस में साम्यवाद आया या चीन में साम्यवाद आया। आज की तारीख में भी रूस को साम्यवादी व्यवस्था कही जाती है। वो जो वाम मार्क्सवादी लोग हैं, लेनिनवादी लोग हैं, वो तो कहते हैं कि रूस में तो तानाशाही चल रही है घोषित रूप से। भले वो वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन वो सब एक छलावा है। चीन के परिप्रेक्ष्य में भी यही बातें कही जा रही है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, इतना बड़ा आंदोलन कहाँ कहाँ खड़ा हुआ, बंगाल के इलाके में खड़ा हुआ, टुकड़े टुकड़े में दक्षिण में खड़ा हुआ, तमाम चीजें कहाँ चली गई, क्यों चला गया, उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत। तो सोशल मीडिया को लेकर के जो बातें होती है, और जो नए नए चेहरे हैं, तमाम लोग हैं, है कि पढ़ना जरूरी है। एक जो आप फिल्म सरीखा काम करिएगा ना, तो फिल्म का और फिल्म की बातें और जो जमीनी बातें होती है, दोनों में फर्क होगा। फिल्म बनाते हैं तो कैसे करते, कहानी कोई लिखता है, गाना कोई लिख देता है, कोई भूमिका कोई निभा रहा है, कोई निभा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका किसी के पास है। तो ये जो राठी शरीफ है, जो यूट्यूबर है, वो क्या है, वो फिल्म बना रहे हैं। उनका कोई कोई जमीनी और किताबी और ज्ञान नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपका जो दायरा हो, जिन चीजों को बखूबी समझिए, उस चीजों की व्याख्या करिए। आपका फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी ज्ञान लेके बैठ जाइए। तो उस तरीके से क्या होता है कि आपकी भी विश्वसनीयता दांव पर लगती है, लोगों में गलत संदेश भी जाता है जो लोग नहीं जान रहे हैं। खास तौर से आप देख लीजिए, समान उदाहरण के रूप में समझाया था, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही देखिए कि भैया बिहार में जो सियासत हो रही है, क्या हो रही है। कोई 2005 के पहले की बात कर रहा है, कोई 90 से शुरू करता है, 2005 तक आता है, कोई 2005 से फिर 10 तक जाता, फिर अब तक आता। चेहरे वही है, उससे पहले की कोई चर्चा करता है, कोई नहीं करता है। जब अभी बातें होती है, जो सत्ता में बिहार में बैठे हुए हैं, तो उसका जब आप विश्लेषण करिएगा तो किस तरीके से करिएगा, जिस तरीके से ध्रुव राठी करते। तो आप यह भी देखना होगा कि अभी जो सत्ता में बैठी ताकतें हैं, वो क्या कहती है।
उनकी जब नकारात्मक बातें गिनाई जाती है तो तुरंत फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि भैया पहले कुछ होता था, पहले सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, फलाना नहीं था। अरे भैया, तो जब नहीं थी बिजली, नहीं थी सड़क, बहुत अपराध था, लोग सामने नहीं निकलते थे, तब तो छटपटाहट में आपको चुना। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप जहां हैं, बातें अगर 90 से भी शुरू करिएगा तो 35 साल की अवधि में 18 साल का जो हो जाता है वो वोटर हो जाता है। तो दो पीढ़ी तो दो वोटर आ गया, दो जनरेशन ना। इस 35 साल में, 35 साल में कितने लोग हुए, मतलब जोड़िए ना, 90 से जो शुरू हुएंगे वो 18 साल बाद, तो कितना, 2008 में एक वोटर बन गया। अब फिर 2008 से जोड़ लीजिए, तो कैसे वोटर बन गए? तो भैया उनको अब आप दिखाने लगेगा कि पहले लोग घर से नहीं निकलता था, वो तो पैदा हुआ तो देख रहा है कि हम घर से निकल रहे हैं, वो देख रहा है कि सड़क तो अच्छी है ही है, वो देख रहा है कि बिजली है ही है। तो अब तो उससे आगे की बात सोचेगा ना कि भैया अब आगे हमारा क्या होगा, नौकरी का क्या है, रोजगार का क्या होगा। अब वो नौकरी मांगे, रोजगार मांगे, तो उसको दिखाने जाइए कि भैया देखता रहे कोई घर से निकलता था जी, कोई कपड़ा पहनता था जी। अब इस तरह तो बातें नहीं होती है, तो विश्लेषण जो होगा समग्र रूप से होगा, वो देखना होगा ना बातें। तो विश्लेषण का यह मतलब होता है। आप रील बनाइए ना भाई, कुछ करिए, कहीं का कुछ दिखाइए, कुछ हो ही रहा है, कर ही रहा है ना। लेकिन जब आप बौद्धिकता का लवादा उड़ते हैं और बौद्धिक बिरादरी में जब आप खड़े होते हैं, तो फिर जैसे हमने मार्क्सिज्म की चर्चा की और अभी जो हम लोगों ने चर्चा शुरू की और कहा गया, तो मार्क्सवाद के बारे में एक बात कही जाती है, खासतौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, तो जो मार्क्सवादी लोग होते थे या वामपंथी लोग, उसको देखिएगा कि वो जितने टुकड़े में विखंडित हुए हैं, भारत के पर 100 साल हो गए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के, इस 100 साल में कितने टुकड़े हुए। अब जितना नाम है, हम लोग जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, बावजूद इसके मैंने सीपीआई फलाना, सीपीआई कौन, मैंने इतने संगठन है कि नाम याद करना बहुत मुश्किल है। हमको लगता है 1,000 संगठन होंगे। थोड़े मतभेद हुए, उन्होंने अलग रास्ता किया, उन्होंने अलग रास्ता किया, उन्होंने अलग रास्ता किया। और फिर जब विश्लेषण होता है तो इस रूप में होता है ना कि फिर भारत के ही परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है ना कि रूस में वर्षा होता है तो भारत में अच्छा था ओढ़ लेते हैं। मतलब कहा गया था कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें देखी जाती है। आप भारत हैं, आप रूस से तुलना करके आप नहीं चल सकते हैं, वहां की क्या परिस्थितियां हैं, भारत की क्या परिस्थितियां हैं। आप रूस से तुलना करने जा रहे हैं, वहां को देख रहे हैं, तो वह रूस आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, आपको मदद कर रहा है, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो आपकी हैसियत यहाँ है, रूस की हैसियत वहाँ है। तो चीजों को देखने की जरूरत है। तो ये मार्क्सिज्म के संदर्भ में एक जो है ना, इसको तकिया कलाम मान लीजिए या कुछ मान लीजिए, उल्हाना तरीका, तो कहते बौद्धिक अय्यासी। एक बौद्धिक अय्यासी शब्द जो है इन्हीं लोगों के लिए निकला था। तो हम कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं और धूप राठी पलाने ठिकाने, आप जब चले जाते हैं गंभीर विषय को लेकर के बातें रखने, तो भले आप कहाँ से तथ्य लाते हैं, क्या करते हैं, किस रूप में लाते हैं, कौन लोग आपकी टीम में है, रिसर्च टीम में नहीं है, तमाम चीजें हैं, उनका क्या नजरिया है देखने का, सब कुछ है। लेकिन जो कोई आम लोग दिखता है, जब आप आ जाते हैं सार्वजनिक रूप से सामने, तो फिर जब लोग देखते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, तो फिर आपको मान लिया जाता है कि आप भी फिर वही बौद्धिक अय्यासी वाली बात कर रहे हैं कि है कुछ नहीं पता, आप लकीर का फकीर बने रहिए कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो इस रूप में आलोचनात्मक बातें हैं जी। तो क्या इसी संदर्भ में यदि उनकी समझ को लेकर ध्रुव राठी जो जिस प्रक्रिया के तहत चीजों को समझते हैं, तो क्या इसी प्रक्रिया में वो आईआईटीएन बाबा अभय सिन्हा ग्रेवाल को भी नहीं समझ पाए और इसीलिए जो कुछ भी बोल रहे हैं, इसीलिए इधर से भी चुनौती दे दी गई कि उनको सही ढंग से समझाया सकता, समझ की गहरी समझ, ऐसा इसको निकालिए। हम लोग ध्वनि से निकालते हैं जो अविधा लक्षणा व्यंजना होता है, कि क्या उसके समझ के आधार पर चूंकि वे ठीक है दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो उसमें भी तो गहराई होती है, अलग अलग गहराई होती है, पढ़ाई की भी अलग अलग गहराई होती है। क्या इसके आधार पर आईआईटीएन बाबा ने उनको कहा कि ध्रुव राठी को लाओ मेरे सामने, मैं उससे वन ऑन वन या वन टू वन बात करना चाहते हैं?
देखिए आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर थोड़े है कि कोई आदमी संपूर्ण इंजीनियर हो जाएगा। कोई कोई बिजली विभाग का इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर विभाग का है, कंप्यूटर में भी 50 तरह की विधाएं हैं। कोई सिविल इंजीनियर है, कोई कोई इंजीनियर है। तो भैया आप विशेषज्ञता किस चीज में है, कहीं तो आइएगा ना। अब ध्रुव राठी ठीक है इंजीनियर है, वो बाबा भी इंजीनियर है। तो ध्रुव राठी जो कर रहे हैं इंजीनियरिंग का इस्तेमाल, उस ज्ञान का इस्तेमाल जिस रूप में कर रहे हैं, और ये जो बाबा कर रहा है, दोनों में बेसिक अंतर है ना। आप आप इंजीनियरिंग करके करने गए भारत में, आपको नहीं लगा कि शिक्षा दीक्षा उस स्तर की मिलेगी। अब दो तरह की बातें हो सकती है। बाबा तो आईआईटी किए थे, आईआईटीएन बाबा आज भी प्रतिष्ठित माना जाता है आईआईटी पास होना। लेकिन आप चले गए ऑस्ट्रेलिया पढ़ने। तो एक धारणा तो यह भी बन सकती है ना कि हो सकता है कि आप भी कभी सपना देखे होंगे कि हम आईआईटीएन बनेंगे, हो सकता है नहीं बना, तो आपको लगा जर्मनी होगा। पढ़ने ना। ठीक है, वो जर्मनी जाए कि जापान जाए, मतलब उतना हमको नहीं, बहुत मैंने उनके बारे में बहुत मैंने सटीक जानकारी है। तो जो भी है ना, विदेश में ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो आप गए तो जरूरी नहीं, हो सकता है कि आपके लिए यहाँ गुंजाइश नहीं बनी हो, तो आप वहां आपकी निकलने की मजबूरी हो गई। ठीक है, आपने डिग्री ले ली, तमाम चीजें, तो आप उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने ज्ञान लेकर के आप जो जो कर रहे हैं, बाबा ने भी तो किया। वो भी, उन्होंने भी नौकरी की, उन्होंने भी धनार्जन किया, तमाम चीजें की। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने मूल पेशे को छोड़कर अलग रास्ता लिया, जहां उस पेशे के इंजीनियरिंग पेशे से नहीं लेना देना है। हाँ, इंजीनियरिंग पेशे से अध्यात्म का इस रूप में लेना देना हो सकता है कि उसका विश्लेषण वैज्ञानिक संदर्भ में भी कर सकते हैं जोड़ करके, जिस तरीके से विरोधाभासी बातें होती है, तो उसमें तुलनात्मक अध्ययन वो कर सकते हो सकता है। लेकिन आप खुले तौर पर बाजार में, आप बाजार में हैं, आप दुकानदार हैं। बाबा की जो आध्यात्मिकता है और बाबा जो प्रयागराज की धरती पर है, तो वो तो बाजार में नहीं है ना, उसका पेशेगत तो बाजार नहीं है ना वो। और आप अगर इस रूप में भी आप आलोचना के स्तर पर आ जाते हैं, बाबा को मान लेते हैं कि ठीक है उस धर्म का भी एक कारोबार है, तो ठीक है आप आइए, कारोबारी स्तर पर आपको भी है अगर कि हम भी समान पकड़ रखते हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम इंजीनियर हैं, नहीं हम बाबा की तरह भी जानते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं। हम लोगों ने कई चर्चा में भी बातें हुई है, लगता है हमको जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि हम लोगों ने इससे जुड़े एक एपिसोड पर चर्चा की थी कि भाई सब लोग अपना अपना काम अपने हिसाब से एकदम नैतिकता के धरातल हो करके करिए। एक दूसरे को नीचा दिखाना, कमतर आंकना, फिर उससे आपकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े होते हैं, आपकी नैतिकता पर सवाल खड़े होते हैं। और तब कहीं ना कहीं लगता है कि आप पूरी तरह से बाजार से प्रेरित हैं, बाजारवाद से प्रेरित हैं। आपकी नैतिकता, सुचिता, बड़ी बड़ी बातें, ये सब कहने के लिए है। ठीक है ना। तो अगर है ध्रुव राठी को अपने ज्ञान का इतना गुमान, तो बाबा ने कहा ही है तो आना चाहिए। और इससे अच्छी बात है, देश दुनिया भी देखेगी कि भाई कुछ नई बातें आएंगी, भाई दो ज्ञानी जुटेंगे तो शास्त्रार्थ होगा। अब आप तो शास्त्रार्थ के बारे में देखते ही है ना कि जब क्या शंकराचार्य को बहुत ज्ञान का गुमान हो गया था, तो चले कि कहीं भैया आप अपनी हम परीक्षा लेंगे कि कैसे होगा। तो खोजते खोजते बिहार से जुड़ती है नकरी कि आए थे वही मिथिलांचल की धरती पर जो सहरसा का इलाका होता है, और वहाँ मंडन मिश्रा थे। तो हुआ कि भाई उनसे साक्षात्कार करेंगे, और फिर अगर उनको पराजित कर देंगे ज्ञान ज्ञान में, तो मानेंगे कि नहीं हम सचमुच बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो जब मंडन मिश्र को खोजते हुए जा रहे थे शंकराचार्य, तो रास्ते में मंडन मिश्र की पत्नी मिल गई। तो उन्होंने कुछ पता वगैरह पूछा होगा, तो बताई कि नहीं नहीं अभी तो घर पर है या नहीं है, जो भी जिस रूप में कहानी है मुकम्मल हमको याद नहीं है। तो बोले कि हाँ उनसे जाना है, हमको काम है, थोड़ा शास्त्रार्थ करना है। तो महिला ने कहा कि भाई तो ऐसा क्या है, इसमें शास्त्रार्थ करना है, वो अभी अनुपलब्ध हैं, तो आप हम मुझसे ही शास्त्रार्थ कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो बोला अरे महिला भाई कहाँ आपसे हम शास्त्रार्थ करेंगे, आप हमसे क्या शास्त्रार्थ करिएगा। बोला अरे करिए तो सही। तो कहावत है कि भाई मंडन मिश्र की पत्नी ने ही उनको पराजित कर दिया, वो कहाँ मंडन मिश्र से जाते शास्त्रार्थ करने। तो ठीक है, अच्छी बातें हैं इस रूप में। तो उस समय भी कम से कम जो लैंगिक भेदभाव था, जो नारी शक्ति नारी विद्वता की बात थी, कहा जाता है ना कि भाई महिलाओं को पीछे रखना,
उनको अधिकार नहीं देना, बराबरी का तमाम चीजें। तो उस दौर में भी यह बातें कम से कम इस तरीके से तो उभर के सामने आई कि कहीं गए अपने ज्ञान की परीक्षा देने, तो भाई परीक्षा किसी से शास्त्रार्थ करने जा रहे थे, कहाँ एक महिला सामने आ गई और फिर उसके मुकाबले नहीं टिक पाए कुछ है। तब इनको लगा कि अरे भैया हम तो कहाँ जा रहे हैं शास्त्रार्थ करने, जब उसकी पत्नी को इतना ज्ञान है तो वो आदमी कितना ज्ञानी होगा, इस रूप में। तो ठीक है, आप आइए ना भाई, दोनों बाबा, आप भी अपने क्षेत्र के बाबा ही हैं। ध्रुव भी जिस तरीके से ज्ञान देते हैं दुनिया के सभी विषय पर। अब मेरी तो समझदारी है कि कोई एक आदमी अपने में पूर्ण कैसे होगा भाई, वो दुनिया के विभिन्न तमाम विषयों की जानकारी कैसे रख सकता है। कि ज्ञान का जो असीमित भंडार है, यही तो एक ऐसा है कि कभी पूर्ण नहीं होता है। नहीं ना, अगर क्या इसी जो सोशल मीडिया की जो चालाकी है, और इधर बाबा, चूंकि अध्यात्म का मतलब ही होता है थोड़ा अन्य की तुलना में, आदर्श की तुलना में थोड़ा अधिक भीतर ढुकना, माने कोई एक गहराई ऐसी समझ है, गहराई ऐसी कोई एक संवेदना है, एक फीलिंग है, उसके अंदर में घुसना, माने आप उसको कह सकते हैं कि आंतरिक घुसपैठ करना। क्या इस चीज को आईआईटीएन बाबा समझ रहे हैं, इसलिए उनके लिए एक रडार पर ध्रुव राठी जैसे तमाम लोग, क्योंकि मीडिया को लगातार जिस तरह से वो टैकल कर रहे हैं पिछले लगभग 1 महीने से, और कोई भी मीडिया का कोई एक शख्स अभी तक ऐसा नहीं मिला है जो थोड़ा सा भी डाउन प्ले करे बाबा को, थोड़ा सा भी वो जहां बने हुए हैं उससे थोड़ा सा भी नीचे, एक स्टेप भी नीचे लाए। जी, आखिरी नहीं, सवाल। हम कहे ना कि यही तो फिल्म में और जमीनी हकीकत में यही फर्क है ना। ज्ञान क्या है, आप कहीं से पढ़ते हैं, अध्ययन किया आपने, आपको कोई बताया, ज्ञान की क्या बातें, सामान्य बातें क्या है, आपको बताया कि भाई यहाँ से आप पूरब जाइएगा तो एक पहाड़ दिखेगा, उस पहाड़ के पास जाइएगा तो इधर अभी रोशनी दिख रही है, उधर अंधेरा है। ठीक है, आपने ज्ञान ले लिया। अब वह ज्ञान कहाँ तक सत्य है, तो एक अब वहां से सत्य की खोज शुरू करिएगा उस ज्ञान के आधार पर। तो उसके लिए जरूरी क्या है, आपको जिस पहाड़ को दिखा करके बताया गया कि देखिए वो पहाड़ है, उससे इधर उजाला है और उसके उधर जाओगे तो अंधेरा है, तो आपने मान लिया, तो मान के बैठ जाइए। तो एक ज्ञान। अब आपको भी गुमान हो सकता है कि भाई हमको तो जानकारी है कि उस पहाड़ के इधर ही रोशनी है, उधर अंधेरा है। लेकिन जब ज्ञान के मुकम्मल ज्ञान की खोज होती है, तो भाई आप जाइए उस पहाड़ तक, फिर पहाड़ के उधर झांक के देखिए कि आपने जो जाना कि यही सत्य है, यही उजाला उधर अंधेरा, तो जाके देखिए तो सही कि क्या है। तो ज्ञान की खोज क्या है, इसलिए ना मैंने कहा कि ये तो असीमित भंडार है ना। तो ध्रुव राठी का जो ज्ञान कौन चीज का ज्ञान है, अब ला इधर से टुकड़ा में, उधर से टुकड़ा में, उधर से टुकड़ा। अब प्रायोगिक देखा है क्या। लेकिन बाबा ने कहा कि ठीक है कि वो पहाड़ पर भोले शंकर निवास करते हैं, वो पढ़ा किताबों में या कुछ ज्ञान है, ठीक है। वह आदमी तो उसी किताबी ज्ञान पर भरोसा नहीं करना, जाके वो पहाड़ पर गया ना भैया, एक दिखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और उसका जो निष्कर्ष है वो अगर वैज्ञानिक चेतना के आधार पर भी सोचता है, तो वही बाबा यह भी कह रहा है ना कि भैया ये जरूरी नहीं है कि आप कंदराओं में बैठ करके ही शुद्ध पुरुष हो सकते। एक नया विश्लेषण आया ना, जबकि आम धारणा क्या थी कि भाई तपस्वी लोग होते हैं, कंदरा में बैठ जाते हैं, पहाड़ में चले जाते हैं, देश दुनिया से उनका पूरा कटा रहना जरूरी है, उनको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आज के तारीख में भी देख रहे हैं ना, सियासत के तथाकथित बाबा जो हैं जाते हैं कौन कंदरा में बैठ जाते हैं। अरे भाई बैठे जहाँ राजपाट संभालो ना, वहाँ क्या करना, तो आप सिद्ध पुरुष अपने को दिखाने के लिए। तो बाबा ने तो एक टिप्पणी की ना, बताया ना कि जरूरी नहीं है कि भाई आप पहाड़ के कंदराओं में ही बैठ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब ज्ञान तो कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, अब दृष्टि की जरूरत है। अब दृष्टि किस रूप में है, तो वही कहे कि सत्य, सत्य क्या है, जो आप सोच रहे, जो कल्पना है, वो कल्पना से आगे देखिए, कल्पना से साक्षात्कार करना, कल्पना कल्पना भर न हो। तो वह बातें हैं, इस रूप में बातें हैं। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार।